नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतरता से जुटे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है तो उत्तराखंड में प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है। तो जो भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो वो इस क्लास से अवश्य जुड़े, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक का, हर विकल्प का, हर क्वेश्चन का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी और प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी और क्लास को लाइक करेंगे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी क्लास से जोड़ेंगे। तो साथियों, आज हम आदिकाल पर क्लास लेकर के आए हैं। तो इनमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने ये वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के क्लासें अवश्य देखें, ताकि आपका आदिकाल शुरू से ही जीरो लेवल से ही स्टार्ट हो और आप जीरो लेवल से क्लासों को देखें, ताकि हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से भली भांति समझ आए। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्लास में हो चुके हैं। तो जो साथी अभी क्लास से नहीं जुड़े हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर क्लासें आपके बीच तुरंत पहुंचे। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन है विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो आप सभी को पता होगा कि दान वाक्यावली किसकी रचना है। तो आप सभी ने क्वेश्चन का विकल्प चुन लिया होगा, कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो हम इसमें देखेंगे चारों विकल्पों को। तो चारों विकल्पों पर और अन्य तथ्यों को भी हम इस क्लास में देखेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका छूटे नहीं। तो इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपने राइट ऑप्शन चुन लिया होगा, क्या है, दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति। तो राइट क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी को पता है दान वाक्यावली किसकी रचना है, विद्यापति की। तो इसमें हमें और चीज क्या क्या देखना है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं साइट में लेकर के, ताकि आपको एक एक पॉइंट ध्यान रहे। तो क्या देखना है हमें यहाँ पर कि विद्यापति के अगर गुरु पूछे जाए तो इनके गुरु का नाम क्या है, पंडित हरि मिश्र। तो इनके गुरु कौन से हैं, गुरु हैं विद्यापति के पंडित हरि मिश्र। कौन से हैं, पंडित हरि मिश्र। किनके गुरु हैं, विद्यापति के। पंडित हरि मिश्र क्या हैं, विद्यापति के गुरु हैं। तो हम हर टॉपिक को और बारीकी से विश्लेषण करेंगे, ताकि कहीं से भी हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। और ये क्या थे, बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। तो कहाँ रहते थे विद्यापति, बिहार प्रांत लिखें, बिहार प्रांत के दरभंगा। कहाँ रहते थे, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी, कौन सा गांव, विपसी नामक गांव में। तो ये चीज क्लियर हुआ कि विद्यापति कहाँ रहते थे, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में। अगर गांव पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में ये रहते थे। और विद्यापति किसके राज्य कवि थे, तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे हटा करके हम दोबारा लिखते हैं कि विद्यापति क्या थे, विद्यापति। तो हम क्लास को बड़े बारीकी से और हर टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्यों को क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये क्या थे, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। कौन से, कीर्ति सिंह के क्या थे, राज दरबारी। तो विद्यापति क्या थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये चीज भी क्लियर हुआ, कवि थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली क्या है, एक संस्कृत ग्रंथ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए दान वाक्यावली किस प्रकार की रचना है, तो क्या बताओगे, संस्कृत ग्रंथ है। तो दान वाक्यावली क्या है, दान वाक्यावली
दान दान वाक्यावली क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना है। क्या है? दान वाक्यावली क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। तो ये चीज भी क्लियर हुआ, जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का क्या क्या हुआ? चित्रण किया है। तो किसका? राजा शिव सिंह की वीरता, राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह की वीरता, राजा शिव सिंह की वीरता, वीरता, राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता, राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। तो पूछा जाए दान वाक्यावली में किसका चित्रण है? तो राजा शिव सिंह की वीरता की या उदारता का चित्रण है, चित्रण है। तो ये चीज भी हुआ क्लियर। और एक रचना इनकी क्या है? और विद्यापति की अन्य संस्कृत ग्रंथ भी पूछे जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उसे लिखते हैं कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ। सौ सर्वस्व सार, यह संस्कृत ग्रंथ है। सौ सर्वस्व स्वार, सौ सर्वस्व सार, ये क्या है? संस्कृत ग्रंथ है इनका। और दूसरा क्या है? गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली क्या है? सौ सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली क्या है? इनके संस्कृत ग्रंथ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ, क्या है? संस्कृत ग्रंथ। तो ये दोनों क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। और आगे क्या ध्यान रखना है कि विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय नाटक की रचना की। तो आगे क्या ध्यान रखना आपको? विद्यापति ने ये नए हैं मैथिली विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, इसमें मैथिली भाषा में पदावली क्या इनकी रचना है? पदावली, ये पदावली है, ये है पदावली और गोरक्ष विजय एवं गोरक्ष विजय ये क्या है? नाटक है। ये ध्यान रखना है, गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है की रचना की। तो मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक की इन्होंने क्या क्या रचना की। और आगे क्या ध्यान रखना है? विद्यापति से संबंधित कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवध भाषा में रचित रचना है। कौन सी? कीर्तिलता और दूसरी क्या है? कीर्ति पताका। क्या है? कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, यह है कीर्ति पताका। इसमें है अवहट भाषा में, अवहट भाषा में रचित है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। किस भाषा में है? अवहट भाषा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, भाषा में रचित। किस भाषा में है कीर्तिलता कीर्ति पताका? अवहट भाषा में रचित है। और आगे क्या याद रखना आपको? तो आप चाहे तो नोट भी करें, एक रजिस्टर बना लें ताकि आपको तैयारी करने में हेल्प मिले। तो आगे क्या याद रखना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि। क्या कहा है? जातीय कवि। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि कहा है या कौन सा कवि कहा है? तो क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। और आगे क्या ध्यान रखना आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो शॉर्ट में लिख देता हूं कि नागिन की लहर क्या कहा है? नागिन की लहर विद्यापति की नागिन की लहर किसने कहा? तो विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? किसने नागिन की लहर
किसने कहा? ये शॉर्ट नृत्य है, तो क्या बताओगे? निराला ने। किसने कहा? निराला ने। तो विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? तो आप क्या बताओगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। क्या कहा? मादकता की नागिन की लहर। और आगे क्या याद रखोगे? राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। तो जो इनकी पदावली है उसको जयदेव ने क्या किया? 12 सर्गों में गीत गोविंद के नाम से रचना की। और अन्य रचनाएं क्या है इनकी? भूषण ने, आगे क्या याद रखोगे? भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तो भूषण से पूछा जाए तो भूषण ने क्या किया? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये भी यूकेपीसी पीएससी लेक्चर किसमें 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने कहा? तो क्या बताओगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना किसका कथन है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और आगे क्या याद रखना आपको? रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, यानी कि कथन है, जिसे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो यही लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर पूछा जाए आध्यात्मिक 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 चश्मे, क्या याद रखना आपने? आध्यात्मिक रंग, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। चश्मे आजकल आजकल बहुत सस्ते हो गए। आजकल बहुत सस्ते हो गए। सस्ते हो गए। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? शुक्ल का। तो आपको अगर इतना भी याद रखोगे कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, इतने से भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आगे क्या याद रखना आपको? कि महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पंचदेव उपासक, क्या याद रखना आपको? विद्यापति को, क्या याद रखना? विद्यापति विद्यापति को, एक क्वेश्चन बन सकता है, विद्यापति को पंच देवोपासक पंचदेवोपासक किसने कहा? किसने कहा? तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि विद्यापति को पंचदेवोपासक, ये शहर क्या है, तो पंचदेवोपासक किसने कहा? तो क्या बताओगे? किसने कहा? ये कहा हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने कहा? तो ये कहा हरप्रसाद शास्त्री ने। और हजारी प्रसाद, इसे हटाकर दोबारा लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। अगर पूछा जाए विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि से हटा दो, सिद्ध वाक कवि किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या हो रहा? पेन चल रहा? द्विवेदी ने।
तो विद्यापति को श्रृंगार रस, इसके श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आप हर क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो क्या पूछा गया क्वेश्चन? आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ऑप्शन है रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है? यूके पीएससी लेक्चर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो किसके अंतर्गत है ये सरहप्पा, लुइपा आदि कवि? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य। तो सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये कवि आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सिद्ध साहित्य कौन सा साहित्य? सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। क्या है? सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। और इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। और सिद्धों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 84 सिद्ध हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिनमें क्या है? सरहप्पा सबसे प्रमुख है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है? सरहप्पा। उसके बाद कौन है? सबरपा, लुइपा, डोभिम्पा, कुकरीपा आदि क्या है? ये सिद्ध कवि हैं। और सरहप्पा क्या है? प्रथम सिद्ध कवि है। राहुल सांकृत्यायन इन्हें क्या? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? सरहप्पा को। और साधना की अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चार्य गीत कहलाती है। और इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। और सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए सिद्धों में तो कौन है? लुइपा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो आपने इसका राइट ऑप्शन चुन लिया होगा, कौन सा इसका राइट होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, रासो काव्य धारा। ये किसके अंतर्गत आता है? राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये क्या है? भक्ति काल की काव्य धारा है। और रासो काव्य धारा किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आदिकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आदिकाल के अंतर्गत। और इसमें आपको क्या याद रखना है? आदिकाल के अंतर्गत तो ये धारा आती है। और ये किस भाषा, आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग होता था? ज्यादातर डिंगल भाषा का प्रयोग ज्यादातर होता था। और रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते थे? डिंगल भाषा में लिखे जाते थे। जैसे आपको याद रखना है कि चंद बरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो क्या है? रासो ग्रंथ है। और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कौन मानते हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल। और जागनिक कृत परमाल रासो, अगर पूछा जाए परमाल रासो के रचनाकार कौन है तो क्या बताओगे? जागनिक। चलो इसे भी साइड में लिख देते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो। तो चंद बरदाई का कौन सा ग्रंथ है? चंद बरदाई का कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ये किसका ग्रंथ है? चंद बरदाई का ही ग्रंथ है। और रामचंद्र शुक्ल क्या इस मानते से? प्रथम महाकाव्य। और जागनिक कृत पूछा जाए परमाल रासो, तो जागनिक का पूछा जाए, जागनिक का ग्रंथ पूछा जाए तो जागनिक का ग्रंथ क्या है? परमाल रासो। तो परायों का माल क्या करते हैं? हम जाग करके उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे आप याद रखोगे कि परायों का माल जाग करके, जाग से क्या रखोगे आप? जागनिक। तो परायों का माल जाग करके क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा परमाल से परमाल रासो और जाग से जागनिक। तो जागनिक की रचना क्या है? परमाल रासो। और पूछा जाए नरपति नाल, अगली रचना पूछी जाए, इसे हटा देते हैं। नरपति नाल की रचना पूछी जाए तो क्या है इनकी रचना? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो बीसल देव रासो किसका ग्रंथ है? नरपति नाल का ये ग्रंथ है। तो साथियों, इस क्लास में हम करते हैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व। और जितने आप क्लास को लाइक शेयर करेंगे तो क्लास में उतने ही अधिक क्वेश्चनों को हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आपके बीच कराने की कोशिश करेंगे, ताकि
आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आदिकाल के ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिन साथियों ने भी क्लास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आने वाली क्लास आपके बीच तुरंत पूछे और आप अन्य क्लासों से ना चूके। तो इसलिए कहता हूँ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें और आने वाली हर क्लास आपको तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।